न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लगातार 3 महीने तक बिजनौर के रिजवान और उसके भाई इमरान ने विधवा मां और बेटी के संग खेला गंदा खेल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर रिजवान नामक युवक पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि रिजवान ने हिंदू विधवा महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गंदा काम किया। आरोप है कि रिजवान ने पहले विधवा महिला को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उसके साथ रेप किया। पीड़िता का कहना है कि रिजवान ने उसके साथ निकाह का वादा किया था और इस्लाम अपनाने का भी उस पर दबाव बनाया। इस दौरान 3 महीने तक उसके साथ गंदा काम किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मगर हद तब हो गई जब आरोपी ने उसकी 17 साल की बेटी को भी अपना शिकार बनाया और उसके साथ भी गंदा काम किया। पीड़ित महिला का कहना है कि रिजवान के भाई इमरान ने भी बेटी के साथ गंदा काम किया है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। रिजवान ने विधवा महिला के साथ ये सनसनीखेज मामला बिजनौर कोतवाली शहर से सामने आया है। थाना क्षेत्र के मोहल्ला जुलाहान निवासी रिजवान पर सनसनीखेज आरोप है। कोतवाली शहर में रहने वाली महिला ब्यूटी पार्लर में काम करती है। 5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद वह अपनी बेटी के साथ घर में अकेली रहती है और पीड़िता के मुताबिक कुछ साल पहले उसकी मुलाकात रिजवान नाम के युवक से हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर रिजवान ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। रिजवान ने निकाह का वादा किया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। इस दौरान रिजवान ने उसका नाम भी बदल दिया। फिर माँ बेटी दोनों को बनाया शिकार। पीड़िता का आरोप है कि रिजवान ने उसके साथ लगातार 3 महीने तक दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह गर्भवती हुई और इसके बाद रिजवान की नज़र उसकी 17 साल की बेटी पर पड़ गई। 10 अगस्त के दिन जब वह ब्यूटी पार्लर गई हुई थी, तब रिजवान ने घर जाकर उसकी बेटी के साथ भी वही हरकत की। इसके बाद रिजवान के भाई इमरान ने भी उसकी बेटी के साथ रेप किया। पीड़िता का आरोप है कि घटना की अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी, मगर नाबालिग ने सारी बात अपनी मां को बता दी, जिसके बाद पीड़िता और उसकी बेटी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। बता दें कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गैंगरेप, पोक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश की जा रही है। अगली खबर, तिरुवनंतपुरम में बस में युवती से छेड़खानी। बस में युवती की टी-शर्ट में हाथ डालकर उसे गलत तरीके से छूने लगा आदमी। तिरुवनंतपुरम में KSRTC बस में एक महिला पैसेंजर को एक पुरुष सहयात्री ने गलत तरीके से छुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक बस तिरुवनंतपुरम डिपो से कट्टाकड़ा होते हुए पेड़ के पास वेल्लारोड़ा जा रही थी। पहले शख्स ने महिला के थाइस पर हाथ फेरा और उसके बाद महिला ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो उसने उसका हाथ महिला के टी-शर्ट के अंदर डालने की कोशिश की। दरअसल यह महिला इस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। जब महिला ने मांग की कि उस आदमी को बस से उतार दिया जाए या बस को पुलिस स्टेशन ले जाया जाए, तो कंडक्टर ने बीच बचाव किया। इसके बाद उसे बस से उतार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग लड़की की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने मांग की कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा है कि लड़की ने बहुत अच्छा काम किया। എന്തോ കാണിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ അമ്മയും മകന്മാരൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക്. എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട പരിപാടി കാണിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർ പെരുമാറുന്നത്. ഇത്രയും പേര് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കല്ലേ? തനിക്ക് വീട്ടിൽ അമ്മയും മകന്മാരൊന്നും ഇല്ലേ? നാണോ ഉണ്ടോ? ഇയാളെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇറക്കി വിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നേരെ വണ്ടി വിട്ടോ. അതായിരിക്കും നല്ല. മുഖം ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എടുത്തത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് കേട്ടോ.
अगली खबर, फरीदाबाद में डॉक्टर के घर मिला 300 किलो RDX, AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। देश में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी करके एक डॉक्टर के घर से 300 किलोग्राम RDX, AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। वहीं गुजरात ATS ने रासायनिक जहर से हमले की योजना बना रहे एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ ही दिन पहले फरीदाबाद जिले में छापेमारी की थी। इस दौरान एक कश्मीरी डॉक्टर को हिरासत में लिया गया था। उसका नाम मुजाहिल शकील बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार रविवार को जम्मू पुलिस ने डॉक्टर की निशानदेही पर 300 किलोग्राम RDX, AK-47, 84 कारतूस, 5 लीटर केमिकल बरामद किया है। बरामद सामान की संख्या 48 बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में सोमवार को खुलासा कर सकती है। 14 बैग बरामद हुए हैं। खुफिया ब्यूरो की टीम भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। छापेमारी के बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, हालांकि स्थानीय पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि रविवार सुबह 10 से 12 पुलिस गाड़ियां एक कमरे के सामने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस की हिरासत में डॉक्टर था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने यहां के 14 बैग बरामद किए, जो देखने में काफी भारी महसूस हो रहे थे। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर ने करीब 3 माह पहले यह कमरा किराए पर लिया था। डॉक्टर ने कमरे के मालिक को बताया था कि इस कमरे में सिर्फ उसका सामान रहेगा। उधर DCP NIT मकसूद अहमद, धौज थाना SHO और पुलिस ने प्रवक्ता ने इस तरह की किसी गिरफ्तारी या हथियारों की बरामदगी होने से इनकार किया है। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी है। डॉक्टर आदिल का कनेक्शन खंगाल रही है एजेंसियां। दूसरी ओर जैश ए मोहम्मद के समर्थन में श्रीनगर में पोस्टर लगाने वाले डॉक्टर आदिल का सहारनपुर और श्रीनगर पुलिस के अलावा ATS भी सहारनपुर श्रीनगर तक कनेक्शन खंगालने में लग गई है। खुफिया विभाग की टीमें सहारनपुर में डेरा डाले हुए अनंतनाग निवासी MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर आदिल को 3 दिन पहले ही श्रीनगर पुलिस ने कोतवाली सदर बाजार पुलिस की मदद से अम्बाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आदिल काफी समय से सहारनपुर में रह रहा था और अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर आदिल को बर्खास्त कर चुका है। और वहीं श्रीनगर पुलिस ने अनंतनाग में आरोपी के घर सर्च ऑपरेशन करके AK-47 बरामद की है। डॉक्टर आदिल मूल रूप से अनंतनाग का रहने वाला है। वहीं गुजरात ATS ने अहमदाबाद से एक डॉक्टर समेत 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये देश में जहर के जरिए बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। आरोपी के पास से अत्याधुनिक हथियार के साथ ही 3 विदेशी पिस्तौल, 30 कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया है। इसका इस्तेमाल रिकीन नामक घातक और बेहतरीन विषैला जहर तैयार करने में होता है। रिकीन एक घातक जैविक जहर है। यह शरीर में प्रवेश करने पर कोशिकाओं में प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे अंग काम करना बंद कर देते हैं। गुजरात ATS के DIG सुनील जोशी ने रविवार को बताया है कि आरोपियों में तेलंगाना निवासी डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद और यूपी के आजाद सुलेमान शेख तथा सुहेल शामिल। अगली खबर, मेरठ में शादी समारोह के बीच आजम खान का बड़ा खुलासा। मेरी माली हालत खराब है, जेल और राजनीतिक दबाव का दर्द छलका। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान बीते रविवार देर शाम मेरठ के किठौर क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल हुए। समारोह में आने के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी जेल यात्रा, आर्थिक परेशानियों और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये खुशियों में शरीक होने वाले हैं और क्योंकि लंबे समय से उनके जीवन में ऐसी खुशियां दूर थी। जेल के अनुभव और कानूनी संघर्ष। आजम खान ने अपने जेल के दिनों को याद करते हुए कहा है कि पिछली बार जब उनकी जमानत हो रही थी तभी पुलिस ने नया मुकदमा दर्ज करके उन्हें रिहा होने से रोकने की कोशिश की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और उसे अदालत की अवमानना माना। कोर्ट ने विशेष कानून के तहत उन्हें तुरंत जमानत दी। इस बार भी उनके मामले में 3 नई धाराएं जोड़ दी गई है ताकि वे जेल से बाहर ना आ सके, लेकिन सरकारी प्रयासों के बावजूद वे फिलहाल बाहर है।
बिहार चुनाव में प्रसार न करने की वजह बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार न करने के सवाल पर आजम खान ने कहा है कि वहां जंगल राज जैसा माहौल है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद इसे स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे माहौल में अगर उन्हें कोई अनहोनी हो जाती है तो पार्टी और समर्थकों को नुकसान पहुंच सकता है। सुरक्षा वापस लेने के मामले पर उन्होंने चिंता जताई और उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय या फिर किसी सरकारी प्रतिनिधि से सुरक्षा के बारे में कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। ऐसे में वर्दीधारी और हथियारबंद लोग मेरी सुरक्षा के लिए या किसी और मकसद से यह कैसे मान ले। आर्थिक तंगी का खुलासा आजम खान ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया कि माली हालत बेहद खराब है। उन्होंने घर और फ्लैट बेचने के लिए विज्ञापन दिए हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला है। सुरक्षा स्वीकार करने पर खर्च वहन करने की क्षमता नहीं होने की वजह से इसे लौटाना पड़ा। सपा नेतृत्व से मुलाकात पर संक्षिप्त टिप्पणी। समाजवादी पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने संक्षिप्त टिप्पणी की और लेकिन विस्तार से कुछ नहीं कहा। स्थानीय चर्चा का विषय बनी मौजूदगी शादी समारोह में आजम खान की मौजूदगी ने स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया और उनकी बातों में से जेल की पीड़ा, राजनीतिक दबाव और व्यक्तिगत संघर्ष साफ झलक रहा था। आखिर इस तरीके का माहौल क्यों है? सारी महिलाएं रुकी हुई हैं, सब दहशत डंडा बरसा रहे हैं, मार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। इस तरह जब ये नाकों पर खड़े हो जाएंगे मोहल्लों के वोट कौन डालेगा? देखिए कितना वोटर खड़ा है वहाँ। ये आप हमसे पूछ रहे थे, देखिए ना क्या हो रहा है। कैमरा घुमाओ उधर को, देखो। आप उधर घुमाइए, हमें क्या दिखा रहे हैं? पूरे बूथ खाली पड़े हैं। जब ऐसे खड़े होंगे मोहल्लों के नाकों पर कौन वोट डालने आएगा? मंत्री जी की इस वर्डिंग के साथ एक कैमरा उधर डालिए आप। घुमा भाई, घुमा कैमरा भी दिखा दो। कैमरा घुमाएगा, कैसे कोई आएगा? अगली खबर, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, बीजेपी आग बबूला। पूछा हाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो गया है। वीडियो में कुछ लोग खुले में नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। वीडियो में नमाज पढ़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो में जो लोग नमाज पढ़ते दिख रहे हैं वे मक्का जाने वाले यात्रियों के परिजन बताए जा रहे हैं। बताया गया कि एयरपोर्ट परिसर में पहले से ही एक निर्धारित नमाज रूम मौजूद है। इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा की। वायरल वीडियो में आसपास एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने सरकार से पूछा है सवाल। यह वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेता विजय प्रसाद ने एक्स पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और आईटी मंत्री प्रियंक खरगे से सवाल किया है। उन्होंने लिखा है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल में यह कैसी अनुमति दी गई? क्या इन लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए पहले से ही कोई अनुमति ली थी? यह एक हाई सिक्योरिटी जोन है। उन्होंने आगे लिखा कि सरकार आरएसएस की पथ संचालन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाती है लेकिन ऐसी घटनाओं पर आंख मूंद लेती है। यह गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है। वहीं अब खबर है कि कर्नाटक सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक नया दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही ऐसा आदेश जारी कर सकती है जिसके तहत किसी भी तरह की धार्मिक या राजनीतिक गतिविधि एयरपोर्ट परिसर में पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। वहीं अब खबर है कि कर्नाटक सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक नया दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही ऐसा आदेश जारी कर सकती है जिसके तहत किसी भी तरह की धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों और एयरपोर्ट परिसर में पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। अगली खबर, सोच समझकर बोले यूनुस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नसीहत पर भड़क गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रही है। अब उसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी को लेकर भारत पर आक्षेप किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राजनाथ सिंह की टिप्पणी गलत और शिष्टाचार के खिलाफ है। इसके बाद बांग्लादेश ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ आपसी हितकारक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेशी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता SM महबूबुल आलम के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी
BSS ने कहा है कि हमारा मानना है कि सिंह की टिप्पणियां गलत और असहयोगपूर्ण है। सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि बांग्लादेश के साथ भारत तनावपूर्ण संबंध नहीं चाहता है, लेकिन यूनुस को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। आलम ने यह भी कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ संप्रभुता, समानता और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने और आपसी सम्मान पर आधारित पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध के लिए प्रतिबद्ध है। आलम ने कहा है कि अगर किसी मामले को लेकर दोनों देशों में मतभेद होता है तो रचनात्मक और सम्मानजनक तरीके से बातचीत के जरिए उसे हल किया जाना चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये भी कहा है कि भारत बांग्लादेश से कोई तनाव नहीं चाहता है। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने और फिर सेना की सरपरस्ती में अंतरिम सरकार गठित होने के बाद ही दोनों देशों के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के एक युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है और जो कि भारत के लिए चिंता की बात है। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में इतनी नजदीकी देखी जा रही थी। बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव भी होने हैं और हालांकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी सारे लोकतांत्रिक मानदंड खत्म हो चुके हैं। शेख हसीना फिलहाल भारत की शरण में है, लेकिन उनकी पार्टी यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सुधरने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है और वह है अवामी लीग की वापसी। अगली खबर, चीन से MBBS फरीदाबाद में किराए पर मकान और ISKP से कनेक्शन, भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था डॉक्टर। अहमदाबाद में गुजरात ATS ने एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसने देश भर में खलबली मचा दी है। इस मॉड्यूल का सरगना कोई पेशेवर आतंकी नहीं है, बल्कि चीन से MBBS कर चुका डॉक्टर निकला है। आरोपी का नाम डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद है। आरोप है कि वह राइसिन जैसे घातक रासायनिक तत्व का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना बना रहा था और उसके तार इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़े मिले हैं। डॉक्टर के साथ 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात ATS के DIG सुनील जोशी के अनुसार यह मॉड्यूल काफी संगठित और खतरनाक तरीके से काम कर रहा है। सैयद के साथ 2 अन्य आरोपियों आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम को भी हिरासत में लिया गया है। जांच में सामने आया है कि इन तीनों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के कई संवेदनशील इलाकों में रेकी की थी। एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क भीड़भाड़ वाली जगहों या धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की तैयारी में था, राइसिन तैयारी करने की कोशिश में था। ATS ने बताया कि डॉक्टर सैयद अरंडी के तेल की मदद से राइसिन तैयार करने का प्रयास कर रहा था। छापेमारी में उसके पास से 4 लीटर अरंडी का तेल, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई हथियार बरामद हुए हैं। राइसिन बेहद खतरनाक रासायनिक पदार्थ है जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी घातक हो सकती है। जांचकर्ताओं का कहना है कि सैयद के इसके लिए जरूरी उपकरण और सामग्री इकट्ठा कर ली थी और शुरुआती प्रोसेस भी शुरू कर दिया था। ISKP के से कनेक्शन, पूछताछ में सामने आया है कि सैयद के पीछे अफगानिस्तान का रहने वाला अबू खादीजा नाम का हैंडलर काम कर रहा है जो ISKP से जुड़ा बताया जाता है। एजेंसियों के अनुसार खदीजा पाकिस्तान में सक्रिय कई व्यक्तियों से संपर्क में था और ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई करता था। वहीं सैयद को निर्देश देने के साथ फंडिंग भी भेज रहा है। सैयद सोशल मीडिया के जरिए एक स्लीपर नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में था और पिछले साल से अलग अलग राज्यों में घूमकर संभावित लोकेशन के टोर ले रहा था। हालांकि किसी भी स्थानीय मॉड्यूल के सक्रिय होने की ठोस सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। ISKP क्या है और कैसे काम करता है? ISKP इस्लामिक स्टेट का दक्षिण और मध्य एशियाई विंग है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित खोरासान क्षेत्र इसका मुख्य संचालन क्षेत्र है और यह संगठन तेज और अचानक हमलों की रणनीति अपनाता है। काबुल एयरपोर्ट हमले जैसे घटनाएं इसी मॉड्यूल की कार्यशैली को दिखाती है। यह ऑनलाइन भर्ती, तस्वीरें, नेटवर्क और क्रिप्टो फंडिंग के जरिए अपनी गतिविधियां चलाता है। भले ही भारत में इसकी सीधी मौजूदगी नहीं मिली, लेकिन इसके डिजिटल समर्थक और कट्टरपंथी संपर्क कई बार जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। इसी वजह से NIA और ATS इसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
गांधीनगर में गुप्त ऑपरेशन। 7 नवंबर को एटीएस ने गांधीनगर के अडालाज इलाके में एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर सैयद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने कलोल क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर हथियार छिपा रखे हैं। अब एजेंसियां उसके नेटवर्क, फंडिंग और संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है। सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी, जिसके साथ एक। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।